बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमारे जो आसार कदीमा होते हैं ना, वो हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं कि पहले क्या होता रहा। देखिए, हिस्ट्री जो है ना, वो बेसिकली देखा जाए तो कोई इतनी लिखी नहीं गई। ये बहुत कम टाइम हुआ है कि हिस्ट्री जो है ना बहुत प्रॉपर टाइम पे, अब थोड़े टाइम पहले लिखी गई है। उससे पहले दुनिया में क्या होता गया, क्या होता रहा, हमें नहीं मालूम। जो माहिरीन है आसार कदीमा है ना, उन्होंने अब नई दरियाफ्त की है कि कदीम चाइना में, जो चीन की जैसे बहुत पुरानी सकाफ़त है, ठीक है, 3800 से लेकर 4300 तक नाज़रीन लोगों को कत्ल करते रहे हैं, कुर्बान करते रहे हैं, अपनी रसूमात के लिए कुर्बान करते थे, मर्दों को भी और ख़वातीन को भी। अब जो उनकी जो चीज़ें जैसे स्केलेटन वग़ैरह होते हैं जो मिले हैं ना, उसमें जौन सा है ना नाज़रीन, ये उनके जो सर थे ना, वो उनके जिस्म के साथ मौजूद नहीं थे। उनके सर कटे हुए मिले। जो स्केलेटन मिले वो सब सर के बग़ैर थे। तो इसलिए इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि डिफरेंट किस्म की जो रसूमात थी उसकी वजह से इनको कुर्बान कर दिया जाता था, क्योंकि जिस्म के साथ जब सर नहीं लगा हुआ था तो उसके हिसाब से उनकी वो रस्म का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब वो जो मर्दों की कब्रें होती थी ना, स्पेशली उनको कुर्बान करके ना वो इकट्ठे करके इज्तिमाई कब्रें बनाई जाती थी। मतलब एक कब्र में एक बंदा नहीं, एक कब्र के अंदर कई कई लोगों को डाल दिया जाता था। मतलब आप समझ लें कि कब्र के हिसाब से एक खड्डा खोदा जाता था, उस खड्डे में सारे के सारे मर्दों को जो है ना वो एक साथ डाल दिया जाता था। और अगर ख़ातून का हस्बैंड वहाँ पे फौत हो जाता था तो ख़ातून को भी कुर्बान करके उसका गला काट के उसके हस्बैंड के साथ ही दफन किया जाता था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज का जो दौर है वो हम कितने अच्छे दौर में रह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। वरना इस तरीके की जो रसूमात थी उसमें किस किस तरीके से लोगों के गले काटे जाते थे, किस किस तरीके से लोगों की जान ली जाती थी। इन रस्मों की वजह से लोग कुर्बान होते रहे। इंसानी हुकूक़ को जिस तरीके से पामाल किया जाता ना पहले, वो आज कल के दौर में बहुत कम हो चुका है। वैसे देखा जाए तो अभी भी ना ये माशरे में चीज़ें चल रही हैं, मगर फिर भी अगर कंपेयर किया जाए बहुत पहले, जब ये हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ कि हिस्ट्री की कोई लिखने वाला नहीं होता था, कोई ऐसे इतनी हिस्ट्री की रिसर्च नहीं होती थी, उस टाइम से अगर आज के दौर को कंपेयर किया ना तो बहुत कम हो गया है। मगर मैं कहूँगी कि हमें आज के दौर के लिए हम शुक्र नहीं करते। अब आपके कमरे में जो एसी लगा हुआ है वो पहले बादशाहों के कमरों में एसी नहीं लगा हुआ होता था। अब जिस कंफर्टेबल सोफ़े पे जैसे मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, अभी बिस्तर पे बैठ के, सोफ़े पे बैठ के आप टीवी पे अभी मुझे देख रहे होंगे, बादशाहों के पास नहीं लगा होता था। जिन गाड़ियों में आप सफ़र करते हैं, जिन बाइक्स पे आप जाते हैं, बड़े कंफर्टेबल, पहले ऐसी व्हीकल्स, ऐसी चीज़ें नहीं होती थी बादशाहों के पास। थोड़ी देर के लिए ऊँट की सवारी पे आप बैठ के देखिए तो आपकी कमर रह जाएगी, आपका जिस्म हिल जाएगा। कहते हैं ना चूलें निकल जाती हैं। तो आप ये देखें, ये बादशाही दौर जो था उसमें ये लोग इस पे सफ़र किया करते थे। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस दौर में पैदा किया है, आपको इतनी कंफर्ट मिली हुई है, इतनी आसाइशें आपके पास। मैंने कल भी अपना शो जब शुरू किया था यही बोला था कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि कल हम लोगों ने डिसेबल डे बनाया था, जिनको मैं कह रही थी कि इनको डिसेबल मत कहा करें, इनको स्पेशल कहा करें। उसी तरह आज भी मैं आपको कहूँगी कि रोज़ अल्लाह ताला का जो शुक्र है ना वो ज़रूर करें, क्योंकि जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई है ना, आप उसका शुक्र भी अदा नहीं कर सकते हैं। अगर आज आपको कोई ये कहता है ना कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, अपनी टांग काट के मुझे दे दो, देंगे? अगर वो आपको कहता है कि अपनी एक आँख मुझे दे दो, एक बाजू मुझे दे दो, देंगे क्या? तो इसका मतलब ये है कि आपकी टांग, आपका हाथ, आपकी आँख करोड़ों पैसों रुपयों से ज़्यादा महंगी है। अनमोल चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको जिस्म में दिए हैं। तो आप अपनी हेल्थ का शुक्र अदा करें। ये नेमतें हैं, ये खूबसूरत नेमतें जो अल्लाह ताला ने आपको से नवाजा है। रोज़ सुबह उठे और सबसे पहले शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला तूने मुझे एक और दिन देखने को नसीब किया। एक और स्टोरी है, वो भी सुनिए। भारत से एक स्टोरी है मेरे पास, जहाँ पर भारत में दुल्हन जो है ना वो ससुराल पहुँचने के 20 मिनट के बाद ही उसने 20 मिनट में तलाक ले ली। ये उत्तर प्रदेश में वाक़या पेश आया नाज़रीन। तो जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से जो
जॉन सा है ना, ये 25 नवंबर को ऊजा नामी लड़की जो है उसकी शादी की गई, ठीक है। और जैसे ही वो अपने ससुराल गई, वहाँ पर उस औरतों ने उसका चेहरा देखने के लिए जब वो इकट्ठा हुई तो एक अचानक लड़की इकट्ठा लोगों में खड़ी हुई है और उसने ये कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो उन्होंने लड़की के माँ बाप को बुलाया, माँ बाप ने भी समझाने की कोशिश की कि बेटा क्यों, अभी शादी हुई है, अभी 10 मिनट नहीं गुजरे। तो रीज़न जब उससे पूछी गई तो उन्होंने कहा ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर वहाँ पर पंचायत बुलाई गई, जो कि पंचायत 5 घंटे तक चली और 5 घंटे के बाद ससुराल और उसके माँ बाप दोनों घरानों की मर्ज़ी से फिर लड़की की तलाक का फ़ैसला किया गया और तलाक ले ली गई। ये भी इंटरेस्टिंग खबर थी। एक ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, मगर उसमें हम जो बात करेंगे, पहले बता दूं कि बुढ़ापे में जो जिस्म में कमज़ोरियां पैदा होती हैं उसका हिकमत में क्या इलाज है, बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे हकीम इसहाक साहब से और जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है कि ये जो बुढ़ापे में लोगों को शिकायत होती है कि जिस्मानी कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वैसी वो ताकत नहीं रहती जैसे जवानी में रहती है। और लोग कह भी रहे होते हैं कि यार अभी जवानों काम कर लो, यार अभी जवानों मेहनत कर लो, बुढ़ापे में काम नहीं होना, मेहनत नहीं होनी। लड़कों को बहुत ज़्यादा सुनने को ये बातें मिलती हैं। हर कोई कह रहा होता है कि भाई भाग दौड़ जितनी करनी है, जितनी एफ़र्ट करनी है, जितनी तुमने मेहनत मशक्क़त करनी है वो जवानी में कर लो, बुढ़ापे में काम नहीं होना। तो ये बुढ़ापे में कौन सी ऐसी कमज़ोरी है जिस्मानी जो आपको जकड़ लेती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज हकीम इसहाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर ये बुढ़ापे में क्यों इतनी कमज़ोरियों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं और मतलब ऐसी कौन सी चीज़ों की गलतियाँ हो जाती हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ छोड़ देते हैं, कौन सा ऐसा ख्याल छोड़ देते हैं लोग जिसकी वजह से बुढ़ापे में ये तकलीफ़ों का शिकार होते हैं? ये तो खैर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते भी हैं और जदीद तहकीक ने भी ये साबित कर दिया है कि जब इंसान की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके अंदर पहले वाली वो फुर्ती नहीं रहती। पहले वो भागता था, दौड़ता था। व्हाई दिस नंबर ओनली कि 40 के बाद इंसान जो है बस गया नहीं, उसके बाद ग्रेजुअली उसकी जो है ना उसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। जैसे हम बात करें पहले वो सीढ़ियाँ भाग के चढ़ सकता था, अब थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी टांगें कांपना शुरू होते हैं। पहले वज़न उठा लेता था, अब वज़न भी नहीं उठाया जा रहा। अब पहले जो है वो काफ़ी काम कर लेता था, अब वो चाहता मैं बैठा रहूँ, मुझसे काम होता नहीं है। तो दरअसल हम ये नहीं कहते। ये कोई दिमागी मसला तो नहीं है, कोई दिमागी फतूत तो नहीं है कि हम 40 के बाद ये सोच लेते हैं कि भाई गया बंदा, अब इससे आगे कुछ नहीं। सच नहीं होता ये, सच नहीं होता। ये हमारे मसल जो होते हैं उसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। अच्छा। तो एक फैक्टर है इसमें आना है। और हर 40 साल के बाद जैसे जैसे आप गुजरते हर साल आपका ऑलमोस्ट 5 to 10% आपका मसल जो है वो श्रिंक कर रहा होता है, वो वीक हो रहा होता है। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो निज़ाम हाज़मे की कमज़ोरी। पहले हम जवानी में थे, सुबह दोपहर शाम 4 बजे और रात को धड़ाधड़ खाना खाते थे, पता ही नहीं होता था, डाइजेस्ट हो जाता था। अब हमारा निज़ाम हज़म इतना वीक हो गया है, अब सुबह आधी रोटी खा लें, शाम को घर वाले पूछे बाबा जी रोटी खानी है, बेटा वो सुबह के हज़म नहीं हुआ, हमारी इतनी वीकनेस हो जाती है। डाइजेस्ट सिस्टम सबसे पहले वीक है। सेकंड, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है। उम्र गुजरने के साथ साथ जहाँ हमारे जिस्म के मसल्स जो होते हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे हमारे ब्लड वेसल जो हैं वो भी तो हार्ड होती हैं ना, वो भी नैरो हो जाती हैं। और हमारी ट्रिलियन ऑफ सेल्स को जो ब्लड सप्लाई चाहिए, जो ऑक्सीजन सप्लाई वो प्रॉपर नहीं मिलती, न्यूरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, वो वीक होंगे। एज ए रिज़ल्ट आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। आपकी जो डाइट थी, पहले बड़ी रिच डाइट लेते थे, वो हज़म हो जाती थी, अब आप बड़ी सिलेक्टेड डाइट पे आ जाती हैं, दैट इज़ नॉट वेरी रिच, यानी पुअर डाइट होती है और आपको वीकनेस होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली आप सेडेटरी लाइफ स्टाइल पे चले जाते हैं, आप चलते ही नहीं हैं, बैठे रहते हैं, बैठे तो क्या होगा, आपके मसल तो वीक होते चले जाएंगे। थकन की शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने को आती है। किसी भी घर में अगर बुज़ुर्ग हैं अफराद, आपने सुना होगा वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी देर उनको चलाओ, कहीं वॉक पे ले जाओ तो थक जाएंगे, थोड़ा लंबा सफ़र हो थक जाएंगे, कहीं मॉल में घूमना फिरना हो थक जाएंगे। उसकी वजह मैंने पहले ही अर्ज़ किया ना जी, एक तो उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई,
सेकेंडली वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पर चले गए, थर्ड उनके ब्लड वेसल्स ने ब्लड का प्रॉपर सप्लाई और न्यूट्रिशन नहीं दी, एज ए रिजल्ट उसके मसल्स तो वीक होंगे। बेसिकली जब मसल्स वीक होंगे, और बुढ़ापा सबसे ज़्यादा कहाँ से शुरू होता है, आपकी टांगों से शुरू होता है। आपके टांग के मसल्स ही वीक होना शुरू हो जाते हैं और आप में पहले जैसी पावर नहीं रहती। और सेकेंडली फिर ये है कि जब आप बिल्कुल लाइफस्टाइल ये ऑफिस में बैठे हैं या लेटे हुए हैं, आप चल नहीं रहे, तो क्या होगा, आप वीक हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि मैं 60 में हूँ, तो मैं डेली 5 किलोमीटर की वॉक करता हूँ, आई एम वेरी एक्टिव। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, जैसे 50 के गए, नहीं अब तो हम ख़त्म हो गए, अब वो बैठ गए बेड के ऊपर, लेट गए, चारपाई पे नहीं उठना, तो क्या होगा, वैसे ही चलते फिरेंगे। बट आई एम वॉकिंग लाइक ए यंग पर्सन। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रॉम द स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज और वॉक को रखा और कंटिन्यूसली इस 60 ईयर्स के भी चल रहा हूँ। तो उसकी वजह ये होती है कि अगर हम चाहते हैं कि हम बुढ़ापे के अंदर भी एक्टिव रहें, तो हमें जवानी के अंदर अपनी वर्जिश को जो है मामूल बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जैसे रूरल एरियाज़ में जो कुछ बुजुर्ग हजरात होते हैं, उनको देखा है कि वो जो है ना सुबह सुबह उठ के, औरत हो या मर्द हो, ठंडे सर्दी में भी ठंडे पानी का भी नहान ले लेंगे, शावर लेंगे और फ्रेश सुबह सुबह ऐश पैश उठ जाएंगे। जो हम इधर के रहने वाले, शहरों के रहने वाले लोग हैं ना, उनसे तो उठ के नहाने में तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारे अंदर तो जान ही कोई नहीं है। तो अभी भी थोड़ा सा देहात और जो शहर है उधर फ़र्क देखा जाता है। उनके लाइफस्टाइल में फ़र्क है, वो सेडेंटरी लाइफ नहीं गुजार रहे, वो एक्टिव हैं, वो जहाँ भी जाना उन्हें पैदल जाना है। हमारे यहाँ तो ये होता है जवानी के अंदर भी हमने सब्जी लेने है, बाइक निकालो जो वहाँ जाना है, ज़रा से दूर जाना है गाड़ी निकालो वहाँ जाना है। वो 10-10 किलोमीटर के भी सफ़र आराम से तय करते हैं और उसको बड़ी इजी फील करते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस में होता है। जैसे कोई बुजुर्ग हो जाता है कोई 40 के बाद, तो उसको ऊपर वाला कमरा नहीं, नीचे वाला कमरा दिया जाता है कि सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। ऐसे ही। सर, इसके नुस्खों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो बुढ़ापे में थकावट महसूस हो रही है और काहिली महसूस, अब कहा तो ये जाता है ना जी, हमारे जो डाइट है उसमें हमें बड़ी अच्छी रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे मैंने भी बताया। लेकिन हमें देखना है कि ये जितनी भी हम दूध है या इस तरह की बाकी चीज़ें हैं जो वे रिच इन कैल्शियम है और बाकी, इनसे इतना मिकदार में आपको कैल्शियम नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ लोगों तो को हर्ब्स के अंदर अल्लाह ताला ने जी हर्ब्स में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारी गाय है, भैंस है, क्या वो गोश्त खाती है? क्या वो दूध पीती है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें उसके HB लेवल कितना होता है, उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत होती हैं, उसमें प्रोटीन लेवल कितना होता है। बेसिकली सोर्स इन सब चीज़ों का आपकी हर्ब्स के अंदर है। वो चारा ले रहे हैं लेकिन हम सेलुलाइट से नहीं ऑब्जर्व करें, अल्लाह ताला ने उसकी जगह हमारे पास बाकी कुछ हर्ब्स रखी हैं, जिसमें खास मैं आपको बताता हूँ कि एक फार्मूला ऐसा है जो आज चूँकि मैं तो समझता हूँ कि 50% लोग तो डायबिटिक है और बाकी डायबिटिक कैरियर है। तो मैं ऐसे फार्मूलेशन दूँ जो कि डायबिटिक कैरियर वो भी यूज़ कर लें, जो नॉन डायबिटिक है वो भी कर लें, और उनको वो भी B12 भी मिले, उनकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, उनका विटामिन D भी पूरा हो जाए, उनके कैल्शियम भी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, और वो वैसे ही यंग और ताकत उनको मिल जाए जैसे उनकी जवानी में थी, तो कैसा रहेगा। तो सर ये 40 के बाद ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं? आप यंग एज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये कि आपने इस जो बुढ़ापे को आप लेटर ऑन कर सकते हैं। बुढ़ापा जो है ना वो ये नहीं है कि सालों का नाम है, आप 60 में हो गए तो आप बूढ़े हो गए, नहीं 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 नहीं, ये आपके टिश्यूज़ की एज है। आप कितनी जल्दी उनको बूढ़ा कर लेते हैं, उनके बायोलॉजिकल लाइफ को कितना जल्दी आप पूरा कर लेते हैं। अगर आपको उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो आपके सेल्स कभी भी वीक नहीं होंगे और बुढ़ापा आप पे कभी भी नहीं आएगा। तो सर ये कौन सा नुस्खा है? उसमें सबसे बड़ी अर्जी है, आपके किचन में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले ये अलसी है, आपने ये ले लेना 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने कलवंजी ले ली, 50 ग्राम ही आपने मेथी दाना ले लिया, और 20 ग्राम आपने बादाम ले लिए, अच्छे बादाम वाले, यानी जो मीठे हों, कड़वे ना हों। जैसे अब्दुल वादी है, बड़ा अच्छा बादाम है, इसका पूरा न्यूट्रेंट्स है इसके अंदर, पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। गुलबंदी है, ये दो ऐसे हैं जो इनके अंदर कड़वा नहीं पा होता, लेकिन इसका पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। अब चूंकि जितने भी हमारे सीड्स हैं बहुत जल्दी इनको कीड़ा लग जाता है। आप उसको प्रिजर्व करने का बड़ा आसान कह रहे हैं, आप इसे फ्राई पैन ले ड्राई, उसके अंदर इन चीज़ों को डाल के ड्राई जो है ना वो आप रोस्ट कर लीजिएगा, तो आप इसके जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, और लेकिन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद रहेंगे। आप इसको ग्राइंड करके रख लीजिएगा और मिक्स कर ले। चावल वाला 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लीजिए दूध के साथ। आप बिलीव करें कि आप इतनी एनर्जी फील करेंगे सिर्फ 1 चम्मच खाने के, जैसे आपने बहुत ज़्यादा जो है बकरा खा लिया है, बहुत ज़्यादा फलां चीज़ें खा ली। अलसी बोला है जी, अलसी, कलवंजी, मेथी दाना और बादाम, ये 4 चीज़ें।
इसमें बादाम की मिकदार आधी कर लें, अच्छा, बाकी तीनों चीज़ें एक एक हिस्सा कर लें। शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, शुगर पेशेंट भी खा सकता है, मेल और फीमेल भी खा सकता है, इसमें जेंडर की कोई तशखीस नहीं है। सुबह या रात किस वक्त? जब चाहें आप खा सकते हैं, सुबह भी है, लेके खाना आपने दूध के साथ है। ठीक है। और ये जो ख्वातीन जो है ना, उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। वाह, चले जी ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल उनकी स्किन ग्लो करेगी, वाह, उनके मसल्स वीक होंगे, वो आप चेक करवा लें सर, इसमें 4 वीक के बाद उनका आयरन लेवल बहुत कमाल में का आप ये चेक करें, अलसी भी मौजूद है, बादाम भी मौजूद है, और ये औरतों की तो आपको पता है एक ब्यूटी की जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपको मिलते हैं। अच्छा जी, हम आज बात कर रहे हैं हकीम इसहाक साहब से कि कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो बुढ़ापे में जिस्मानी ताकत को जो है ना बहाल कर देते हैं। कोई और ऐसा नुस्खा जो आपको जी, लगता है अब इसके इम्यून बाद के मैं लिए काम आपको करे? ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने नॉन डायबिटिक रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि मज़ेदार किस्म को कोई फार्मूलेशन हमें मिल जाए जो बड़ा मज़ेदार भी हो और हमें एनर्जी से भरपूर भी हो और ईजी टू यूज़ भी हो और घर के अंदर मौजूद भी हो सारी चीज़ें, तो उसके लिए ये है कि हम इसके लिए एक माजून बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माजून लासानी, यानी इसका कोई बदल नहीं है। यानी ऐसी माजून जिसके बाद आपको किसी फर्दर किसी ताकत के माजून की ज़रूरत नहीं रहती। वो आपके घर में क्या है, आप लेनी है खजूर लेनी, अच्छी क्वालिटी के लिए अजवा ले लें या कोई भी मिल जाए आप ले लें, उसका आपने अंदर से गुठली निकाल दें और उसका पेस्ट बना लें। अगर सपोज़ वो है कि आपके पास 100 ग्राम है तो 100 ग्राम आपने अच्छे वाले बादाम ले लेने हैं, रात को उसे पानी में भिगो दें, सुबह उसका छिलका उतार के आप उसको भी ग्राइंड कर लें या उसको पाउडर बना लें, दोनों को मिक्स करें और 100 ग्राम दोनों हैं तो इनसे 3 गुना शहद डाल लें। माजून बनाने के फार्मूला ये है कि जितनी आपके पास पाउडर फॉर्म में दवा होगी उसे 3 गुना उसमें खालिश शहद डाल दिया जाए तो वो माजून बन जाती है। अब ये है कि उसकी फर्मेंटेशन है और वो चीज़ों को प्रिजर्व भी करता है और अगर लॉन्ग टाइम तक उसे ख़राब नहीं होने देता। ये शहद की क्वालिटी और वैसे भी अल्लाह ताला ने शफा रखी है, शहद का भी खराब शहद जी शहद ख़राब नहीं होता। तो ये माजून बना के रख लें और 1 चावल वाला चम्मच सुबह और 1 चावल वाला चम्मच शाम को यूज़ करें। आप तमाम जो है मल्टीविटामिन से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। आपको जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो आपको इसको यहाँ से मिलेंगे। सिर्फ 3 चीज़ें, खजूर, बादाम और शहद। वाह 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 वाह, टेस्ट में भी मज़े का होगा। इससे कमाल की आपके मसल जो आप श्रिंक कर रहे थे ऐसा टोनअप होने शुरू हो जाएंगे, आपके दोबारा मसल बिल्टअप हो जाएंगे, आपको वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। आपके इसके अलावा कैल्शियम आपको मिलेगा, आपका विटामिन डी आपको यहाँ से मिलता है। यानी कौन सी ऐसे विटामिन जो खुदा ने इनके अंदर नहीं रखे। तो सर बच्चों को भी खिला सकते हैं, जैसे सबको दे सकते हैं। अब खजूर के बारे में तो आप ये देख रहे हैं, पूरे दिन का रोज़ा रखा और 1 खजूर खा लें तो पूरे दिन की तमन्नाएं आपको पूरी हो जाती। फिर इसके साथ आपको बादाम भी मिल रहा है और शहद भी मिल रहा है, तो ये किस कदर एनर्जेटिक होगा। वाह वाह वाह। और रखना भी इजी है, घर में रखे और 1 चम्मच आराम से खा ले। हाँ, ब्रेड पे लगा के खा ले, रोटी के साथ खा ले। तो ये तो वो माजून है जो किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ, और फिर इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। हाँ, ऐसे कमाल की चीज़ें। सर ये तो मैं भी बनाऊंगी, पापे पे लगा के खाऊंगी। मैं पापे बड़े शौक से खाती हूँ, रस नहीं होते। अच्छा, ये जो विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए भी कोई चीज़, जैसे कुछ लोगों को दूध से बड़ी इरिटेशन होती है एक एज में, बुढ़ापे पे जाके लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, गैस प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें? एक तो मैं चीज़ बता दूं, अगर आप दूध लेना भी चाहते हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट जी मैं दूध लेता हूँ मुझे उसमें रेशा हो जाता है, मैं दूध लेता हूँ मुझे उससे बलगम हो जाता है, मैं दूध लेता हूँ मुझे पेट में वो डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे फ्लो सो एंड सो बड़ी कंप्लेन करते हैं। तो हम उसको एक सादा सा चीज़ बताते हैं, आप दूध ले लें, उसके बाद आप इनसे 5 दाने काली मिर्च के वो चबा के काली मिर्च अच्छा। चबा के गुड़ पानी से ले लें, उसके जितने भी आफ्टर इफेक्ट होंगे जैसे क्लियर हो जाएंगे। ना आपको रेशा होगा, ना आपको लूज मोशन लगेगी, ना इंडाइजेशन होगी, और पूरी की पूरी जो एनर्जी आपको दूध से मिलनी है वो आपको मिल जाएगी इससे। आप जो लोग चाहते हैं कि हमें दूध पीना है लेकिन हमें नहीं सूट कर रहा, आपके लिए सादा सा है, काली मिर्च तो हर घर में मौजूद होती है। और सर एज पे जाके जो है ना, दूध कौन सा वाला है? जैसे गाय का दूध पतला होता है और भैंस का थोड़ा सा गाढ़ा होता है, हैवी दूध होता है, तो लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए जो है भैंस का दूध अच्छा होता है, मगर बड़े हो जाए तो पतला दूध जैसे गाय का दूध वो ज़रा जल्दी हजम भी हो जाता है और पतला भी होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम रहता है ऐसे तो आप क्या इसको रेकमेंड करेंगे? है कि जो इजी टू डाइजेस्ट है वो तो ज़ाहिर है कि गाय का दूध है, उसके इस्तेमाल करना चाहिए। वाला भैंस का होता है वो अलग बात है। हाँ जी, उसमें फैट्स बहुत रिच इन फैट्स होते हैं, लेकिन चूंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, मैं उसके बाद आपको चूंकि इन लोगों का चूंकि हाजमा बहुत कमज़ोर होता है उसके लिए भी आपको फार्मूलेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और
आपको फार्मूलेशन बताना चाहूँगा स्पेशली फॉर लेडीज़ जो कि बड़ी यंग एज के अंदर 30-35 के अंदर उनको मेनोपॉज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आपको पता है जब उनके मेंसेस ख़त्म हो रहे हैं तो क्या होता है, उनको बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा होता क्या है, जब तक ये लेडीज़ हैं उनकी अगर पीरियड रेगुलर चल रहे हैं, इवन अप टू 50-60 में, दे लोग बिल्कुल यंग, लेकिन अगर वो 35 में हो गए तो फिर क्या होगा, वो तो जुरियाँ पड़ जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाएंगी, वो अजीब सा वेट, उनका वेट प्लस होता चला जाएगा। एक घर के अंदर छोटा सा कहवा बना के रख लें, सुबह शाम वो यूज़ करें, उनके फीमेल हार्मोन्स रेगुलर हो जाएंगे। शुरू होने के बाद या उससे पहले की बात? उससे पहले कर लें। अच्छा। अगर उनको कोई ऐसे स्किपिंग हो रही है, जिसको फ्लो कम हो रहा है, जो कुछ भी है, उसको बुढ़ापे की जिन बुढ़ापा आने वाला है उससे, ये जिन में ख्वातीन में बुढ़ापा आता ही तब है जब उनका फीमेल हार्मोन्स डिक्लाइन पे चले जाते हैं। ठीक। अब उसको बूस्टअप करना है तो आपके घर के अंदर 4 चीज़ें मौजूद हैं। जैसे मेरे पर एक तो कलवंजी, दूसरा मेथी दाना, तीसरा सौंफ और चौथा ज़ीरा। 4 चीज़ें, और चारों चीज़ें आपके किचन में पड़ी हुई हैं। एक एक चुटकी 1 कप पानी में डालें, इसको सिर्फ बॉयल करें कि वो आधा कप रह जाए, फिल्टर करके दिन में 1 टाइम पी लिया करें, सुबह पी लें या शाम को पी लें। आप 60 ईयर्स तक पी लेंगे, आपका फीमेल हार्मोन्स अपने पीक पे रहेंगे और आप बुढ़ापा नहीं आएगा, ये मैं श्योर करता हूँ आपको। सर रात को भिगो के? नहीं, कहवा बना लें। अच्छा, डायरेक्ट बिना भिगोए, बिना? एक चुटकी आप उसके सिर्फ इतना बॉयल करें लाइट फ्लेम पे कि आधा कप रह जाए। और मैं फीमेल को एडवाइस करूँगा कि जिनको स्किपिंग हो रही है पीरियड्स की, या जिनके उनका फ्लो कम हो रहा है, या वट एवर विद द प्रॉब्लम विद देयर पीरियड्स, आप ये नेचुरल किस्म की मेडिसिन यूज़ करें, आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी नाइस। और आप हमेशा यंग रहेंगे, इवन अप टू 60 यू विल लुक लाइक अ यंग गर्ल। वाओ सर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और ऐसे नुस्खे हम यहाँ पे पूछेंगे जिसमें बुढ़ापे से हम जो एक अपने आप को ना बचाने की कोशिश कर सकते हैं, वो किस तरीके से करें कि हमारी भी हड्डियाँ मजबूत रहें, यंग भी लगें और हम चुस्त फील करें, सुस्त नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई देखें, मैं रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ बना के लेके आती हूँ। मैंने अभी ये ढक्कन खोला है और ढक्कन खोल के मैंने हकीम साहब से अभी पूछा ही था, आप ब्रेक से वापस आ गए, मैं ये पूछ रही थी हकीम साहब, आज जो मैं ये लेकर आई हूँ, पी रही हूँ, जिस चीज़ को जो कावा बना के लाई हूँ, वो है तुलसी के पत्ते और उसके साथ इसमें 5-6 लौंगे, और ये मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था। सुबह इसको जो है बॉईल करा, एक जोश आने दिया हल्का सा दम पे ढक्कन ढाक के, और उसके बाद निकाल के तो हम इसको पीने के लिए आ गए। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, ज़रा देखने वालों को भी बता दें। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब जो तुलसी है वो क्या करेगी, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगी, आप जो आपके बॉडी के रेडिकल्स हैं उनको डिस्चार्ज करेगी, आपको तमाम फजलात को भी खारिज करेगी, पेशाब आवर है बहुत ज़्यादा, और लौंग जो है वो ताकत देंगे आपके मसल्स को, आपके उज़लात को, और बेहतरीन चीज़ है, यानी दोनों चीज़ें, बॉडी को ताकत भी मिली और जो आपके वेस्टेज है उसको भी इसने एक्सक्रीट कर दिया। इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी कि जो हर्ब्स हैं उसमें अगर सबसे महंगी कोई चीज़ होनी चाहिए वो लौंग होनी चाहिए। लौंग में ऐसी क्या मैजिकल चीज़ें हैं जिस पे लोग इतना पागल हो जाते हैं और लोग इतना उसको जो है ना इस्तेमाल के बाद इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स, रिजल्ट्स देखने को लोगों को मिलते हैं, वो इसके बारे में ज़रूर बड़ा सस्ता सा इंग्रेडिएंट्स है। और सेकंड है क्या, आपको ये मैं बता दूँ कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो अल्कलाइड रखा है ना, वो कमाल का है। हमारी बॉडी का 80% जो पोर्शन है वो किस चीज़ के ऊपर है, मसल्स के ऊपर है। ऐसे ही है। अगर हमारा 80% बॉडी पार्ट है वो एक्टिव और स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली हम स्ट्रांग होंगे। तो बेसिकली आपके मसल्स को कुव्वत देता है हर तरह से, और आपको लेथार्जिक और कमज़ोरी नहीं आने देता। आप तमाम काम बड़े ईजिली कर रहे होते हैं। वाह। अच्छा, लौंग का पानी मैं रात को भी पीती हूँ नींद के लिए। जी। तो इसमें नींद के ऐसे कौन से वो चीज़ें होती हैं ऐसे? जिस वक्त आप रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस भी ख़त्म हो चुकी होगी, तो नींद तो आपको पूरी आएगी। जहर जब आप बॉडी आपके बहुत थकावट फील कर रहे हैं, लिथार्जिक है, कमज़ोरी आ रही ना, जब कोई कमज़ोरी नहीं आएगी तो आप बड़ी ईजिली रिलैक्स होकर नींद सो जाएंगे। असल तो कमज़ोरी है, थकावट, जैसे बूढ़े बंदों को क्या होता है, जिस समय दर्दें हो रहे थे, थक जाते हैं, फिर नींद भी। तो अगर दर्दें हो रही हैं, इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं? ये उसी फैमिली में आता है। दालचीनी है, कलवंजी है, लौंग है, मेथी दाना है, एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स हैं ना ये। आप इनमें से जो चाहे उनमें से ऐड करते चले जाएं।
ओके, क्योंकि दर्दों के लिए लोग कहते हैं ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है दालचीनी। दालचीनी का पानी भी पेन किलर है। आपको दर्द कब होती है? जब आपके मसल स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं, जो न्यूट्रिएंट उसको नहीं प्रॉपर मिलते हैं, ऐसे ही है। जब आपके सेल्स को जो है वो पूरी तरह ताकत नहीं मिलती, तो थकावट इसी चीज़ का नाम है, उसी का नाम दर्द है। हाँ। तो ये आप जैसे उसको टोन अप करेगा तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं। आप जितने मजीद आपको दर्द हो रहा है, थके हुए हैं, आप सफ़र करके आपको जितना थक हुआ है, आप एक कप इसका पिए और उसके बाद ऐसे फील करेंगे आपने सफ़र किया ही नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों को जिनको ब्लॉटिंग की शिकायत होती है, जो थोड़े से बुजुर्ग हजरात होते हैं, तो वो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो जो है ना, औरतें रात को साबुत धनिया भिगोती हैं और सुबह जो है उसका पानी पी जाती हैं छान के। साबुत धनिया में ऐसे कौन से होती हैं चीज़ें? अगर ब्लॉटिंग उनको इस तरह की हो रही है कि मॉर्निंग में उठते ही उनको ब्लॉटिंग हुई और उनको येलो कलर का पानी आ रहा है या उनके मेदे, हाँ, तो देन आपका धनिया उसके लिए बेहतरीन दवा है। अच्छा, वो सर मुंह में येलो कलर का पानी हम नॉट जैसे गेटिंग। खट्टा, जैसे अभी हमने ब्रश करने लगे, हाँ। आपने वुज़ू कर, ऐसे लगा आपको मतली फील हो रही है, आपको वॉमिट और नौसिया फील हो रहा है और सम टाइम आपको वॉमिट हो भी जाती है, कड़वी सी। अच्छा, तो जब इस तरह के केसेस आ जाते हैं तो फिर धनिया उसका बेहतरीन दवा है उसके, कि वो हाइपर ये इसमें है एसिडिटी को कंट्रोल करता है और आपका ये मसला क्लियर हो जाता है। तो ये देखना तिब की कमाल है कि वो हर चीज़ का एक हर एक के लिए तो नहीं तजवीज़ करते एक नुस्खा, पर स्पेसिफिक मिजाज के लिए होता है। तो जिन लोगों के मिजाज सफरावी होगा, गर्मी वाला होगा, जिनके मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, जिनकी ज़बान भी पीली होगी, जिनका यूरिन में डार्क इन कलर येलो में आ जाएगा और जिनके हाथ पाँव में सेक और जलन में होगी, आप वो धनिया के इस्तेमाल करेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और वो लोग ठीक हो जाएंगे। इसमें सर कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो बुढ़ापे में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? वैसे तो आपने कहा है कि हर्ब्स में बड़ी ताकत है, हर्ब्स के साथ जुड़ जाएं तो इसमें बड़ा इलाज है। अब हमारी हांडियों में तो पड़ता ही पड़ता है, मगर कोई ऐसा हर्ब जो किसी पेशेंट को आपको लगता है या किसी बुढ़ापे की एक एज में उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़रूर बता दें। अब इसमें देखना ये है कि बुढ़ापे में हर शख्स के अपना मिजाज होता है। अब कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल पतले दुबले हो जाते हैं और कुछ लोग आपने देखे बैठे बैठे उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनके अपने मिजाज के हिसाब से हम उनको चीज़ें मना करेंगे। ऐसा सच नहीं होगा कि हम हमारे को हर एक के लिए एक तरह तजवीज़ कर दें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिनमें जैसे ज़ीरा है उसके इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए कि उससे बहुत ज़्यादा पेशाब उनको आता है और उनको जो कुव्वत और हरारत है वो उनके ज़ाया होना शुरू हो जाएगी। कॉफ़ी से भी तो यूरिन बहुत आता है, लोग कॉफ़ी से भी तो लोगों को बहुत यूरिन आता है, मगर लोग कॉफ़ी भी नहीं छोड़ते। मैंने देखा है बुढ़ापे में, उसके खास लिमिट तक कर रखे, फिर तो नहीं, अगर ओवर कर देंगे वो करेगा। बुढ़ापे में कॉफ़ी तो नहीं तंग करती है? एक एज वाले अफराद जो लिमिट तक रखेंगे आप, एक्सेस किसी भी चीज़ को लेंगे आपको नुकसान देगा। एक्सेस नहीं करनी, मतलब यू कैन टेक इट बट नॉट टू मच। एक लिमिट में रखें, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब साहब। बड़े सारे अच्छे ज़बरदस्त नुस्खे, बहुत सी ऐसी बातें, बड़ी हिकमत अपनी जो है ना नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन। हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरी ज़बरदस्त प्यारी सी दोस्त जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, वो एक ज़बरदस्त टॉपिक है जो कि हम आपके सामने एलैबोरेट करेंगे। डॉक्टर सहर चावला किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और जब जब आती हैं आपकी ऐसी रहनुमाई करके जाती हैं, क्योंकि नॉलेज जो इंसान के पास हो वो आप तक ना बांटे, उसकी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वाहिद हैं जो मैं कहती हूँ जो कुछ उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, वो आप तक शेयर करके जाती हैं। आज भी एक टॉपिक जो हर घर का मसला है वो है कोलेस्ट्रॉल। हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल कहाँ से पैदा हो रहा होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, और उनको हम कैसे अपनी ज़िंदगी से माइनस कर सकते हैं और उसके बावजूद हम अच्छी ग़िज़ा ले सकें, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो गया है, जो लोग गोलियों पे लग चुके हैं और उनके पास और कोई और रास्ता नहीं है कि अगर उन्हें गोली ना खाई तो वो कोलेस्ट्रॉल उनका बूस्ट कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? क्या अब सारी ज़िंदगी जिसको कोलेस्ट्रॉल हो गया है वो गोलियों पे चलेगा? ये सारे सवाल आप ख़ुद भी पूछ सकते हैं कॉल करके। हम कोशिश करेंगे आपकी कॉल भी शामिल करें, मगर साथ हम सहर चावला से इसकी नॉलेज ज़रूर हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You're looking here. Oh wow. So are you, mashallah. अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि we're going to wear Kind the of black twinning. kind of yeah. So you're looking very cool, माशाल्लाह। Thank you. तो अब हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आते हैं। हमने आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये जानना है कि ये होता क्यों है। आम इंसान घर में सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, हमें ये बता दिया जाता है तेल की वजह से हो रहा है, घी की वजह से हो रहा है, या फिर हमारी डाइट्री में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और वो हम खाए जा रहे हैं। तो क्या सच में कोलेस्ट्रॉल वहीं से मिल रहा है?
मैं ना इस शो से जो टेक होम मैसेज चाहती हूँ लोग लेके जाएं वो ये है कि मिसकंसेप्शन दूर कर लें, अपनी गलत फहमी दूर कर लें कि कोलेस्ट्रॉल हो किस वजह से रहा है और उसका असल इलाज क्या है। दवाइयों में इसका इलाज बिल्कुल मत ढूंढें। और मैं आपको सबसे पहले बात बता दूँ, कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट अ बैड थिंग। कोलेस्ट्रॉल बॉडी की बहुत अच्छी चीज़ है। जिस्म रोज़ 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसका मतलब है मेरे जिस्म को इसकी ज़रूरत है। आपके सारे सेक्स हार्मोन्स का न्यूक्लियस कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। आपका विटामिन डी जो है उसका न्यूक्लियस कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। आपके जिस्म के एक एक सेल की झिल्ली कोलेस्ट्रॉल से बनी है। हमारा दिमाग 2 कलर्स में डिवाइडेड है, ग्रे और वाइट। आपका जो ग्रे मैटर है ये आपका वो एरिया है जो आपकी जहानत के लिए और आपके हाफजे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो आधा हिस्सा आपके फैट और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। आपकी जो नर्व सेल्स की सिग्नलिंग है वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करती है। इसलिए रोज जिस्म 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब ये कोलेस्ट्रॉल आपके पास जिस्म में सोजिश करने वाले केमिकल्स अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं इसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। ये खाली कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जो दिल की शरियानों में जमा होता है, इसको कोलेस्ट्रॉल प्लाक कहा जाता है या LDL प्लाक कहा जाता है। LDL जिसको आप ब्लड रिपोर्ट में बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन। वो भी मैं बताऊंगी कि आपने उसको कैसे पढ़ना है। आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड क्या उसका मतलब क्या और आप अपनी रिपोर्ट खुद कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो आपके पास जब LDL का प्लाक यानी वो प्रोटीन जो आपके पास बैड वाला कोलेस्ट्रॉल कैरी कर रही थी, ब्लड की शरियानों में कैल्शियम को अट्रैक्ट करती है, सोजिश करने वाले केमिकल्स को अट्रैक्ट करती है, जब वो बढ़ता है तो वो बुरा कोलेस्ट्रॉल है। और वो क्यों बढ़ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जिन लोगों का देखें, अगर कोई चीज़ अच्छी है और उसकी जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट बढ़ गई है तो ज़ाहिर है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज जहर, इट इज़ बैड। इसका मतलब है कि उस चीज़ को खारिज करने वाला निज़ाम खराब हुआ है तो बड़ी है। अब आपके पास कोलेस्ट्रॉल को ठिकाने लगाने वाला, कोलेस्ट्रॉल को खारिज करने वाला, कोलेस्ट्रॉल को निज़ाम को, कोलेस्ट्रॉल की डायरेक्शन डिसाइड करने वाला जो जूस होता है ना बॉडी में, डाइजेस्टिव हाजमे का जूस, वो होता है बाइल। आपका जिगर एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है बाइल, जो कि नालियों से जाता है बाइल डक्ट और आपके पित्ते में कॉन्सेंट्रेट होता है। हर वो इंसान सबसे पहले जिसका फैटी लिवर है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहा है, जिसका पित्ता ठीक नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है। और ये वो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बाइल ने आपके पास पित्ते में जाके जितना भी जिस्म से और खाने से फैट आया है, कुछ फैट को वो खारिज करेगा, आंतों की तरफ भेजेगा। फिर अगेन आपकी डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसने आंतों में उसको डिटॉक्सिफाई करना है। कुछ को वो तोड़ेगा, उसको एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, एक डिटर्जेंट की तरह, और कुछ को वो ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा कि जाओ इस्तेमाल हो, जिसको उसने इस्तेमाल के लिए भेजना है। जिस इंसान के जिस्म में बाइल की डेफिशिएंसी है, यानी अगर आपका लिवर ठीक काम नहीं करा बाइल की डेफिशिएंसी होगी। जिस इंसान का पित्ता ठीक नहीं है, यानी बाइल जो है वो ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होना ही होना है। जितने भी लोगों को फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल, अब अंडे की जर्दियां खाने से दुनिया में आज तक किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। ये वाली मिसकंसेप्शन छोड़ लोगों ने तो अंडे की जर्दियां खाने ही छोड़ दिए, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? अंडे की जर्दी पे वैसा हमें सेपरेट सेगमेंट करना चाहिए। अंडे की जर्दी अंडे का सोना है। अंडे की जर्दी में जनाब आपके पास विटामिन ए होता है, डी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, कोलिन होता है। कोलिन दुनिया का सबसे बड़ा फैट कटर है जो आपके पास अंडे की जर्दी में होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाने से, निम्को खाने से, बिस्किट खाने से, सफ़ेद आटा खाने से। मीठा खाने से बढ़ता है। मैं आपको बताती हूँ, हमें तो ये पता था कि मीठे से शुगर बढ़ती है, मीठे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ये सारी मैं आपको इसकी साइंस बताती हूँ। आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल की यूटिलाइजेशन की साइकिल होती है, पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होती है क्रब्स साइकिल। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमारी बॉडी में खाना ग्लाइकोलिसिस में जाता है, उसके बाद क्रब साइकिल में जाता है। क्रब साइकिल से हमारे जिस्म में 12 ATP बनते हैं। मैंने ऑडियंस को पहले भी एजुकेट किया था, ATP वो एनर्जी करेंसी है जो कि हमारा जिस्म यूज करता है। जब आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल भर जाते हैं, थक जाते हैं, वो उसको तीसरी साइकिल में भेजते हैं और वो तीसरी साइकिल है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। यानी जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की इस्तेमाल वाली साइकिलें जवाब दे देती हैं और अब वो फैट और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की तरफ चला जाता है और वहाँ से शुरू होती है गैर ज़रूरी सिंथेसिस। इसीलिए जितने भी लोग डायबिटिक हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में यही होता है ना, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कहाँ से आया? कोलेस्ट्रॉल के प्लाक से आया, अल्टीमेटली एल्जाइमर्स। तो सारी शुरुआत आपके कार्ब से होती है, जंक फूड से होती है। ये जो बाहर के टॉक्सिन्स हैं ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल को ऊपर लेके जाते हैं। आपके पास अगर आपका बैड गट है, आपका गट ठीक नहीं है, वो भी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह है। और सिर्फ एक क्लास ऑफ पेशेंट्स होती है जो बेकसूर होती है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स की, जिसको कहा जाता है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, यानी जो जेनेटिक्स में है। ये जेनेटिक्स में होता है। कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं
लेकिन देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन, उस जीन में जिसने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स रेगुलेट करने होते हैं, बस वो म्यूटेशन होती है और उनका बैड। और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या, ये नट्स वगैरह हम लोग खाते हैं, बादाम हो गया, सीड्स हो गए, इसमें से भी तो कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है, तो ये गुड वाले हैं या बैड वाले हैं? ये गुड वाला है। आपके पास अंडे की जर्दी गुड है, आपके पास जैतून का तेल गुड है, नारियल का तेल गुड है, नट्स और सीड्स गुड है, आपके पास गोश्त की चर्बी गुड है, आपके पास जो फैटी फिश है गुड है। मैं ये आपको नट्स और सीड्स में बताता हूँ होता क्या है। इसमें होता है, ये वन ऑफ द नेचुरल तरीके अगर आपने अपना बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे लेके जाना है, बीटा सीटोस्टेरॉल। बीटा सीटोस्टेरॉल पौधे का कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका स्ट्रक्चर हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल से मिलता है। जब हम ऐसी ग़िज़ाएं लेते हैं जिसमें बीटा सीटोस्टेरॉल जो है वो ज़्यादा होता है, वो जिस्म के बैड कोलेस्ट्रॉल को खारिज करता है, उसकी जगह ले लेता है और बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा बीटा वाला? ये हमें जैतून के तेल में होता है। जैतून के, अच्छा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें बीटा सीटोस्टेरॉल होता है, नट्स और सीड्स में होता है, लेकिन नट्स और सीड्स को ग्राइंड करके लें। एक और मैं आपको मजे की बात ग्राइंड करके व्हाई सर? अगर आप नट्स और सीड्स को ग्राइंड करके नहीं लेते ना, तो उसमें एक कंपाउंड होता है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड इज एन एंटी न्यूट्रिएंट, वो नट्स और सीड्स की ग़िज़ाइयत को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अच्छा हुआ बल्कि हमने ये भी बात कर ली, क्योंकि हमें तो ये कहा है ना, बादाम को रात को भिगो दो तो फिर उसके बाद खा लो, मुट्ठी भर के खा लो। भिगोने से भी फाइटिक एसिड डीएक्टिवेट होता है, लेकिन बेहतर है कि आप उसको ग्राइंड कर लें। अच्छा, क्योंकि जितने भी नट्स और छिलके के साथ, अगर बादाम भी है तो छिलके, बिल्कुल बिल्कुल, और बेशक रोस्ट कर लें आप। ओके, रोस्ट कर लें, छिलका उतार लें वैसे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपने रोस्ट, तो अगर हम रोस्ट करेंगे तो उसका मॉइस्चर तो खत्म हो जाएगा, जितने भी हम नट्स वगैरह, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप रोस्ट करते हैं, बल्कि आप उसके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स हैं उसको सुपरा एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, ये जब हम सीड साइकिलिंग का मैं लोगों को बताती हूँ, मेरे ख्याल से हमारे शो पे भी शायद हमने थोड़ी सी बात की थी, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, इन सारे सीड्स को आपने थोड़ा सा रोस्ट करना होता है, ठीक है, हाँ। उससे उसकी ग़िज़ाइयत और अफादियत बढ़ती है। ठीक है, एक कॉल है नरगिस की, शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी नरगिस जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी जी, क्या पूछना चाहेंगी? सेहर चावला आज हमारे साथ मौजूद हैं। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कोई इशू है, कोई परेशानी, तो पूछिए जरूर। जी डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था, एक तो मुझे ना हर साल में ना एक बार टाइफाइड बुखार जरूर हो जाता है। क्या हो जाता है? जब मैं ठीक, अगेन टाइफाइड बुखार हो जाता है। जी जी, और जब मैं ठीक होती हूँ ना, फिर उसके बाद की बात है, कोई भी चीज जैसे मैं खाती हूँ, और ऑयल मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, कभी कभी घी लगा के पराठा खा लिया, ऑयल इस्तेमाल करती हूँ खाने में, फिर वो ऊपर की तरफ आता है, जैसे मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, वो मुझे हजम नहीं होता। अगर कभी चावल खा लिए वो भी हजम नहीं होते। और 1 साल हुआ है मुझे, मेरा के ऑपरेशन हुआ था, मेरा बच्चा फोत हुआ है, उसके बाद की बात है कि मेरी छाती ना बिल्कुल छोटी सी हो गई, ऐसे लटक गई है, और जैसे कि ना वो बूढ़े बंदे हो। उम्र क्या आपकी? 34 साल। 34। जो सीना है ना, जैसे जो है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई। बताती हूँ क्यों हुआ है। ठीक है, उम्र तो 34 साल है, बहुत जवान जी। पहले मैं आपका ये जो ब्रेस्ट साइज आपका कम हो, इसका मैं जवाब दे दूँ। उसकी रीज़न आपके पास ये जो प्रेगनेंसी के बाद ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 1000% तक नीचे भी जा सकता है। इनका बहुत ज़्यादा नीचे गया है, तो जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाए, ब्रेस्ट साइज भी कम हो सकता है। आप अपनी डाइट में शतावरी जड़ी बूटी जो है वो इंक्लूड करें, साबुत दाने और फूल मखाने इंक्लूड करें। शतावरी से आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज़ होता है, तो क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजेनिक फूड है। और आप सीड साइकिलिंग पे मेरी वीडियो ज़रूर देखें। सीड साइकिलिंग आप करें 6 महीने, इंशाल्लाह जब आपका एस्ट्रोजन ऊपर जाएगा ना, आपका ब्रेस्ट साइज जो है वो भी आपके पास बेटर होगा। शतावरी को पानी में डाल के पीना है इनको? पानी में भी ले सकती हैं। अगर आपको दही सूट करता है, ठंडा सूट करता है, तो घर के बने दही में भी आप ले सकती हैं, और रात को सोने से पहले आप उसको लें। और ये जो दूसरा बता रही हैं, हर साल इनको टाइफाइड बुखार हो जाता है, इसका मतलब है कि बॉडी में हर वक्त क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है। आप अपना एक टेस्ट करवाएंगी प्लीज़, HSCRP, हाईली सेंसिटिव CRP मार्कर, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है। एक तो बहन मेरी, आप अपना हाईली सेंसिटिव CRP करवाएं, एक आप अपनी ANA एंटीबॉडीज चेक करवाएं कि बॉडी में हर वक्त क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्यों चल रही है, एक आप अपना फूड एलर्जी टेस्ट जो करवाएं उसको, और एक अपना CBC रिपीट करवाएं, अपना B12 रिपीट करवाएं, और विटामिन D रिपीट करवाएं। अगर आप ये सारे टेस्ट रिपीट करवाती हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर किसी एपिसोड में मैं यहाँ बैठी आप वो टेस्ट की रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको आपकी प्रिस्क्रिप्शन बता सकती हूँ। आई विल बी एबल टू टेल। वेरी नाइस। एक ब्रेक के बाद हम आपको मिलते हैं।
सहर चावला हमारे साथ मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे जो हर्ब्स होते हैं, जो हमारे किचन के हर्ब्स होते हैं, जिनके बारे में हमें बहुत बताया जाता है कि इनसे बहुत सी बीमारियों का जो है वो इलाज किया जा सकता है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल का भी इलाज इन हर्ब्स में मौजूद है? एब्सोल्युटली। सबसे पहले जिस हर्ब में हमारे पास मौजूद है, आप इसको हर्ब भी कहते हैं, कुछ लोग सब्जी भी कहते हैं, दैट इज़ लहसुन। गार्लिक जो है आपके पास बॉडी में एक केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स जो है वो इंप्रूव करता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, आपकी ब्लड वेसल्स में जो बैड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम करता है, कोलेस्ट्रॉल प्लाक, उसको नहीं बनने देता। लहसुन इसके साथ साथ आपकी डाइट से इनसॉल्युबल फाइबर की मूवमेंट इस तरह कराता है कि वो आंतों में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को डिटॉक्सिफाई कर सके। लहसुन में आपके पास एक कंपाउंड मौजूद होता है एलिसिन, जो कि आपके पास बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स नहीं बनने देता। हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी में आपके पास एक पॉलीफिनॉल, एक केमिकल मौजूद होता है बर्बरीन। जो लोग बहुत ज़्यादा कार्ब्स और बैड फूड आइटम्स खाते हैं ना, उनकी बॉडी में एक प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, PCSK9। ये जो प्रोटीन है आपके पास, आपके जिगर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ठिकाने लगाने वाले रिसेप्टर्स हैं ना, जो एंटीने हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अच्छा। हल्दी में मौजूद बर्बरीन जो है वो इस प्रोटीन को जिस्म से खारिज करते हैं, ताकि कोलेस्ट्रॉल को ठिकाने लगाने वाली जो आर्मी है, जो मेरे आई एम श्योर मेरी लैंग्वेज में लोगों को समझा पा रही है, हमें इसी में समझ आती है, लगाने वाली, तो वो उस आर्मी को जो है वो ऊपर लेके जा सके। इसके साथ एक विटामिन आपके पास, विटामिन B3 नायासिन। नायासिन जो है वो भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के जो प्लाक्स हैं उसको बनने से आपके पास रोकता है। जितनी भी कड़वी सब्जियां हैं फिजा, वो सारी की सारी आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की खारिज में आपके पास हेल्प करती हैं। आपके पास स्वांजना, करेला, आंवला, सेलरी, हिबिस्कस, रेडिश, ये आपके पास कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को डिटॉक्सिफाई कर सकती हैं। अच्छा, और ये जो दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, दूध में भी लोग कहते हैं कि जैसे भैंस का दूध और गाय का दूध, गाय का पतला होता है, बकरी का पतला होता है, भैंस का जरा गाढ़ा होता है। फिर बच्चों के लिए लोग कहते हैं कि जो भैंस का दूध है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल भी तो फिर बहुत ज़्यादा होता होगा, तो क्या ये खतरनाक है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल है। दूध के कोलेस्ट्रॉल का उसी तरह कोई नुकसान नहीं है जिस तरह घी के कोलेस्ट्रॉल का नुकसान नहीं है। गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, अगर गुड कोलेस्ट्रॉल है, 100% गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपके जिस्म को दूध सूट करता है तो, क्योंकि 65% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 65% हमारी पॉपुलेशन को दूध सूट नहीं करता है, मैं बता दूं। जिन लोगों को करता है उनके लिए दूध का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बहुत छोटी उम्र के बच्चों को भैंस का दूध नहीं देते हैं, क्योंकि उसके डाइजेशन जो है वो ज़रा हैवी होती है। बच्चों की उम्र जब 6-7 साल से ऊपर हो जाए, और ख़ासकर अगर आप उनका वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, आप उनको ज़रूर भैंस का दूध दें, ठीक है? उसमें गुड फैट है। या जो लोग एथलीट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करती हूँ वो भैंस का दूध लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो लोग करते हैं, भैंस का दूध लें अगर दूध सूट करता है। लेकिन अगर आपको न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयत ज़्यादा चाहिए ना, तो वो आप गाय, अगर आपको दूध हो तो गाय का दूध इज़ बेटर है। एंड और दूध कभी भी, अच्छा वो हमने बात कर ली, कभी भी स्किम्ड मिल्क ना लें, लो फैट मिल्क ना लें, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने हमेशा घर में पड़ा हुआ है यही स्किम मिल्क। नहीं फिजा, प्लीज स्किम मिल्क ना, फुल फैट योगर्ट और फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करें। व्हाई नॉट? थोड़ी सी कंपनीज के अगेंस्ट बात हो जाएगी अगर मैंने रीजन बताया कि अच्छा, स्किम में होता है इतना ज्यादा है जी। हल्की आंच पे बता दें, हम नाम तो नहीं लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक जनरल बात बता देती हूँ। अब फैट जो चर्बी है ना, वो ग़िज़ाइयत और जायका दोनों देती है दूध को। अगर मैं एक ऐसी चीज़ निकाल दूंगी जो एक चीज़ को ग़िज़ाइयत देती है और जायका देती है, लेकिन मैंने अपनी चीज़ बेचनी तो फिर भी है ना, तो उसके बदले में उसमें कोई तो ऐसी चीज़ डालूंगी ना जो उसका जायका बढ़ाए, कुछ तो लोगों को अच्छा लगे। तो पता है मैं उसमें क्या बढ़ाऊंगी? या उसमें जो बढ़ा रहे हैं वो क्या बढ़ा रही है? चीनी बढ़ाई जा रही है। तो जितने भी आपके पास लो फैट योगर्ट और लो फैट मिल्क है, जो टेस्ट की कमी होती है फैट की वजह से, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उसमें चीनी बढ़ाई जाती है, तो वो एक्चुअली आपकी सेहत के लिए डाइट कहा जा रहा है। और उसको डाइट कहा जाता है। हिना की कॉल शामिल करते हैं। हिना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी? सहर चावला है आज हमारे साथ, कुछ पूछना चाहेंगी? कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरी वालदा हैं, माशाल्लाह, उनकी तकरीबन 60 प्लस है और उनके कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट आई है ना वो 228 है। आप बताइए। उसमें उनको ये हो रहा है कि घुटनों में दर्द हो रही है, टुकनों में दर्द हो रही है और डकार उनको आते हैं, मैदा खराब रहता है, उनको ऑल टाइम डकार आ रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले इश्यूज हैं सारे, खिंचाव बहुत ज्यादा है पट्टों में। कोई ब्लड थिनर्स तो नहीं ले रही हैं? खून पतला करने वाली दवाई तो मैं प्रिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। नहीं, कोई खून पतला करने वाली दवाई नहीं ले रही वो। ठीक है,
एक बर्बरीन सप्लीमेंट 500 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक अपनी अम्मी को शुरू करवाएं। एक नायासिन विटामिन B3 सप्लीमेंट जो है 1000 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, अपनी अम्मी को डेली स्टार्ट करवाएं। एक सप्लीमेंट आता है टटका, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, ये फार्मेसी पे नहीं मिलेगा। टटका होता है टोरा यूरोसो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ये सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ बाइल सॉल्ट है बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए। टटका दिन में 3 बार मील्स के साथ अपनी अम्मी को स्टार्ट करवाएं। 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, रोज 1 टीस्पून पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ खाली पेट अपनी अम्मी को स्टार्ट करवाएं। करेला, स्वांजड़ा, आंवला पाउडर जो है इसका मिक्सचर बना के रख लें, 1-1 टीस्पून पानी के ग्लास में अपनी अम्मी को दें। दिन में 2 बार सेलरी का जूस जो है आप अपनी अम्मी को दें। लहसुन को निकालें फ्रिज से बाहर, उसको छीलें, आधा घंटा हवा में रखें। रोज सुबह खाली पेट अपनी अम्मी से कहें लहसुन का जो है वो लहसुन ले लें। और 1 टीस्पून अदरक पाउडर दिन में दोनों बार खाने के बाद नीम गर्म पानी में अपनी अम्मी को दें। ये आप 3 महीने करें। एक विटामिन ई 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट, ये आप 3 महीने करें, इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स देखेंगी। वाह, ये रील सेव कर लीजिएगा, ये हमारे सोशल मीडिया से आप उठा लीजिएगा। और सेम इश्यूज अगर किसी और पेरेंट को या किसी के अम्मी अब्बू को हैं तो ये फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड थिनर्स नहीं ले रहे अगर तो, अगर हाँ ब्लड थिनर्स नहीं लें, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये एक तो जो तेल है, जो हम तेल जिसमें खाने पका रहे होते हैं, उनमें भी तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ना। तो अब ये बता दीजिए कि कौन से तेलों की वजह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़कर आ रहा है, हम कौन सा नहीं खाएं? जो आपने नहीं लेने हैं वो सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, और जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे जितनी भी खूबसूरत मॉडल आप इनके इश्तिहार में देख लेते हैं, ये वाले ऑयल्स आपने नहीं लेने। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे कोई रील देख रही थी किसी की, वो कहते सनफ्लावर ही खाया करें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो भी कह रहे थे सनफ्लावर ही खाया करें, वो प्लीज़ मेरे साथ बैठ के बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे बहस कर सकते हैं। मैं दावत देती हूँ और वो साबित करें कि आप सनफ्लावर ऑयल कैसे खा सकते हैं और वो आपके लिए कैसे अच्छा है। जो चीज़ें आप ले सकते हैं जो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपने हटाया सनफ्लावर, हटाया और कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, जितने भी कैनोला भी वेजिटेबल हटा ऑयल्स दिया? हैं। कैनोला बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। कैनोला बिल्कुल अच्छा नहीं है दिल की हेल्थ के लिए। अच्छा, जो आप ले सकते हैं 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी आप लें, आप ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लें, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। एवोकेडो ऑयल पाकिस्तान में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, आप ले सकते हैं। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मेरे पास जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, जो मैं सबसे ज़्यादा उनको रिकमेंड करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल रिकमेंड करती हूँ। कोकोनट ऑयल 90% आपके पास MCT से बना होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड से। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड डायरेक्ट आपके हार्ट मसल और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, बैरियर्स क्रॉस के बगैर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, मगर तेल के ऊपर भी जो है ना, मुझे लगता है पूरा शो करेंगे शहर के साथ, तो तेलों वाली कहानी जो है बिल्कुल ठीक कर देंगे, मगर इन्होंने कोकोनट जो है ना रेकमेंड किया है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।